हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपना है ये फोर्थ लेक्चर है केमिस्ट्री का, एस ब्लॉक का। ठीक है, केमिस्ट्री का नहीं, एस ब्लॉक का फोर्थ लेक्चर है। इसके अंदर अपन बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स के, है ना। एल्कली मेटल्स के बारे में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं, एस ब्लॉक जो है इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स के बारे में अपन ने जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी अपन ने पढ़ ली। इनके कंपाउंड्स की बात अपन को करनी है। कंपाउंड्स कौन कौन से हैं एल्कली मेटल्स के, उनकी बात कर लेते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, NaCl की बात करेंगे। सब जानते हो आप NaCl क्या होता है, घर में आपके सबके नमक होता है, वही NaCl होता है। प्रिपरेशन की बात करें भाई, बनता कैसे आपका नमक जो वो बनता कहते हैं कैसे है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर प्योर आपको NaCl चाहिए तो सबसे पहले क्या करो, समुद्र का पानी लो। समुद्र के पानी के अंदर क्या करो, उसको एवेपोरेट करा दो पानी को, ठीक है, भाप से उड़ा दो उसको, और क्या बच जाएगा आपके पास में, जो नमक बच जाएगा आपके पास में, उसको क्या बोलते हैं, क्रूड सोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूड सोल्ट। सबसे पहले क्या करना आपको, अगर आपको ऑब्टेन करना है प्योर NaCl तो क्या करना होगा, आपको क्रूड सोल्ट लेना होगा। क्रूड सोल्ट क्या होता है भाई, समुद्र का पानी आपने लिया, समुद्र का पानी सबको पता है नमकीन होता है, पानी को आपने उड़ा दिया, ठीक है, क्या बच जाएगा आपके पास में, जो नमक बचेगा वो कच्चा नमक होता है, उसको बोलते हैं क्रूड सोल्ट। अब क्रूड सोल्ट क्या करना आपको, डिसॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी के अंदर आपको घोलना है, पानी के अंदर घोलना है उस नमक को। जो क्रूड सोल्ट किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको बता दिया कि जो समुद्र का पानी है उसको उड़ा दो और जो नीचे बच जाएगा नमक उसको क्रूड सोल्ट बोलते हैं। उस क्रूड सोल्ट को क्या करो आप, पानी के अंदर घोलो, और इतने कम पानी के अंदर घोलना है कि वो घुलना चाहिए। लेकिन देखो, एक तो आप चीनी को घोल रहे हो 1 लीटर पानी के अंदर, एक आप उसको आधा लीटर पानी के अंदर घोल रहे हो, तो ज़्यादा बढ़िया मीठी किसके अंदर बनेगी, आधे लीटर के अंदर बढ़िया बन जाएगी ना। ज़्यादा अगर पानी ज़्यादा डालोगे तो वो कम मीठी देगा आपको पानी, है ना। तो वही कम से कम पानी के अंदर घुलना चाहिए, कम से कम पानी के अंदर उसको घोल लेना है, घोल लिया कम से कम पानी के अंदर, है ना। एंड फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, उसके बाद में आप उसको फिल्टर कर लो, जो पानी के अंदर घोल लिया उसके बाद में आप फिल्टर कर लो। जो इंप्योरिटीज होंगी, जो बड़ी इंप्योरिटीज होंगी वो तो फिल्टर के अंदर रह जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होंगी जो घुल जाएंगी उस नमक के साथ में, उस पानी के अंदर घुल जाएंगी। बड़ी इंप्योरिटीज होंगी वो तो उस फिल्टर के अंदर रह जाएंगी, लेकिन जो घुल जाएंगी, कुछ ऐसी इंप्योरिटी होंगी पानी के साथ में जो घुल जाएंगी, उसका क्या, उसके लिए क्या होगा, द सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद HCl गैस। HCl के साथ में उसको सैचुरेट करेंगे, जो सॉल्यूशन अपने पास में रहेगा उसको अपन HCl के साथ में जैसे सैचुरेट करेंगे तो अपने पास में मिल जाएंगे क्रिस्टल्स, मिलेंगे अपन को किसके, NaCl के, उनको अपन सेपरेट कर लेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर NaCl सेपरेट आउट। उसके बाद में अपन को जैसे अपन HCl से उसको क्या करेंगे, सैचुरेट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल्स मिलेंगे NaCl के प्योर फॉर्म में, ठीक है। ऐसे नमक आपका बनता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिएक्शन विद AgNO3, AgNO3 के साथ में रिएक्शन देता है ये, NaCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा, NaNO3, AgCl की व्हाइट PPT बनती है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट बना लेता है ये। यूज की बात करें तो नमक का क्या यूज है भाई, नमक का यूज तो आपको पता ही है, ठीक है। तो एज ए प्रिजर्वेटिव को यूज किया जाता है पिकल्स में, मीट के लिए, फिश के लिए, ना। तो अचार के अंदर इसको डाल देते हैं नमक ताकि खराब ना हो, और फिश के अंदर, ठीक है, फिश को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए ये डाले जाते हैं, नमक डाला जाता है। फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए भी नमक का काम में लिया जाता है, ठीक है। ये NaCl हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, फिर दूसरा जो आपका कंपाउंड है एल्कली मेटल्स का वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, शॉर्ट में नहीं, हाँ, केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH, क्या बोलते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कॉमन नेम कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं ना। कास्टिक सोडा किस काम में लिया जाता है, साबुन वाबुन बनाने में काम में लिया जाता है ना। चलो प्रिपरेशन की बात करें, सबसे पहले तो बनता कैसे है NaOH जो बनता कैसे है, तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। एक है नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल, ठीक है, इसके ऊपर को बात नहीं करनी, बस याद ध्यान में रखना कि नेल्सन सेल, डायफ्राम सेल भी यूज में लेते हैं ये इसको बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, लेकिन आपको पढ़नी नहीं है। पढ़नी कौन सी अपन को, वो पढ़नी है अपन को केस्नर केलर सेल। केस्नर केलर सेल जो है वो अपन को पढ़नी है। इसके थ्रू अपन क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एक्वस NaCl का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ये केस्नर केलर सेल क्या है, इसके अंदर क्या करेंगे, एक्वस NaCl जो है उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इसके अंदर अपन दो अपन क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे, एक क्या होगा एनोड, एक होगा कैथोड, ठीक है। एनोड किसका होगा, कार्बन का, और कैथोड किसका होगा, मर्क्यूरी का होगा, ठीक है। एनोड किसका होगा, कार्बन का, और कैथोड किसका होगा, मर्क्यूरी का। एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, सोडियम जो है ना वो कहां आएगा, कैथोड पर आएगा। सोडियम और मर्क्यूरी, कैथोड किसका बना हुआ है, मर्क्यूरी का, Hg का। तो आपका सोडियम और जो मर्क्यूरी है वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaHg, और क्या बना लेंगे, अमलगम बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, अमलगम, सोडियम अमलगम, ठीक है। ये NaHg दोनों साथ में मिलेंगे, सोडियम और क्योंकि एक्वस NaCl है ना, एक्वस NaCl है, तो जो Na है वो आपका कैथोड पर आ जाएगा, Cl जो है वो क्या कहाँ चला जाएगा, एनोड पर चला जाएगा। तो Na और Hg दोनों मिलेंगे और क्या बना लेंगे, सोडियम अमलगम बना लेंगे, ठीक है।
अनआउट बनाया Cl नेगेटिव आएगा। सोडियम अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव NaOH एंड H2 गैस। अब ये जो सोडियम अमलगम बना है ना, ये सोडियम अमलगम बना है, अपन को सोडियम अमलगम थोड़ा बना था, अपन को क्या बनाना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना था। तो इसको क्या करेंगे अपन, पानी के साथ में ट्रीट करेंगे ना, सोडियम अमलगम है, पानी में डाल देंगे इसको, पानी में जैसे डालेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी और H2 गैस बन जाएगी, है ना। तो ये देखो NaHG था, सोडियम अमलगम था, इसको पानी के साथ में ट्रीट कराया, H2 के साथ में क्या बन गया, NaOH बन गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो अपन को बनाना था, साथ में Hg और H2 बन गए, NaOH अपन को बनाना था, ये तो अपन को बनाना था NaOH, कास्टिक सोडा, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है भैया, ये इट इज डेलिक्वेशंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, डेलिक्वेशंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, है ना, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ना तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ना तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ना पूरा एकदम से सॉलिड कलर में होता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उसको डेलिक्वेशंट बोला है, और सॉलिड तो होता ही है, ठीक है, एकदम, लेकिन पूरा भी एकदम से पूरा कठोर नहीं, तो बहुत ज्यादा किसी की थोड़ी सी तोड़ना पड़े, ऐसा भी नहीं होता। गूगल पे सर्च कर देखना कास्टिक सोडा, आपको दिखेगा, तो आपको पता लग जाएगा डेलिक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर फॉर्मिंग Na2CO3। अगर आप कास्टिक सोडा को हवा में छोड़ दोगे, ठीक है, एयर में छोड़ दोगे, तो क्या कर लेगा, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप इसको खुले में छोड़ दोगे तो CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा, ठीक है। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए तो इसको किसमें, साबुन वगैरह में यूज में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। यूजेस की बात करें तो यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप बनाने में काम में इसको लिया जाता है, ये आपको पता है, ये कास्टिक सोडा तो बहुत सुना है ना। चलो फिर बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, कास्टिक सोडा, और सोडियम कार्बोनेट क्या है, वाशिंग सोडा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अकरेंस की बात करें, ये मिलता कैसे है, तो Na2CO3 की फॉर्म में मिलता है, जिसको सोडा ऐश कहा जाता है। Na2CO3 की फॉर्म में ये मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। प्रिपरेशन की बात करें भाई बनता कैसे है, तो सोल्वे प्रोसेस से बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि वॉशिंग सोडा जो है आपका, सोडियम कार्बोनेट जो है वो कैसे बनता है, तो वो सोल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है। सोल्वे प्रोसेस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद NH3। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भैया, ठीक है, अभी बताऊंगा ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। देन द फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नमक घोल रखा है पानी के अंदर, उसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। पानी के अंदर क्या घोल रखा है आपने, नमक घोल रखा है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन CO2 इज पास्ड, जब ब्राइन सॉल्यूशन जो नमक के अंदर, जो पानी के अंदर जो नमक घोल रखा है, उसके अंदर जब CO2 जब अपन पास करवाएंगे तो क्या होगा, और फिर उसके NH3 के साथ में उसको सैचुरेट भी कर रखा है उस सॉल्यूशन को। देखो मैं आपको बताता हूँ, पानी लिया आपने, नमक घोल लिया, उसके अंदर NH3 डाल दिया, अमोनिया भी डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया, फिर CO2 पास करवाई उसके अंदर। पानी लिया आपने, नमक घोल लिया उस पानी के अंदर, NH3 डाल दिया, उसके बाद में CO2 पास करवा दी, तो क्या होगा आपके पास में Na+Cl नेगेटिव, NH4 SCO3 नेगेटिव, ऐसे आयंस जो है वो जमा हो जाएंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। फ्रॉम ऑल द कंपाउंड्स NaHCO3 बीइंग स्पेरिंगली सोल्यूबल क्रिस्टलाइज आउट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या होता है, पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए अपन सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उस सॉल्यूशन से, क्योंकि ये पूरी तरह घुलता नहीं है, घुलता नहीं तो अपन को दिख जाता है भाई हाँ ये अपना सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, इसको अपन सेपरेट कर लेंगे, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से अपन सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस बताई मैंने आपको, इसी को बस करवा के दिखाता हूं। चलो पानी है आपके पास में, मैंने बोला कि पानी है, नमक डाल दो, उसके अंदर NH3 डाल दिया, उसके बाद में उसके अंदर क्या डाला अपन, CO2 पास करवाएंगे, ठीक है। NH3 है, पानी है, CO2 है, बिल्कुल है सारी चीजें, नमक भी घोल रखा है इसके अंदर है ना। तो क्या होगा, अमोनिया, H2O और CO2 तीनों रिएक्शन करेंगे, क्या बना लेंगे, अमोनियम कार्बोनेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अमोनियम कार्बोनेट बना लिया, बिल्कुल बना लेंगे भैया, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब अपन को तो अमोनियम कार्बोनेट थोड़ा बनाना था, हमको तो सोडियम कार्बोनेट बनाना था, अमोनियम कार्बोनेट बना है। अब अमोनियम कार्बोनेट जो है ना वो वापस पानी के साथ में CO2 के साथ में रिएक्शन कर लेगा। भाई पानी की कमी थोड़ी ना, सॉल्यूशन है उसके अंदर, ऐसा थोड़ी ना भाई एक ही H2O था, और भी तो H2O उसके अंदर है ना, तो वो दूसरे H2O और CO2 के साथ में रिएक्शन कर लेगा, क्या बना लेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। अपन को अमोनियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए, सबर रखो अभी बना देंगे। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है ना, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो अब नमक के साथ में रिएक्शन करेगा, NaCl के साथ में, क्योंकि अपन ने नमक तो घोल ही रखा था ना पानी के अंदर, तो NaCl है ही, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो वो अब NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो वो क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होता है पानी के अंदर, इसलिए वो घुल नहीं पाएगा, घुलेगा नहीं तो अपन को अपनी आंखों से दिख जाएगा कि भाई अपना ये
CO3 है, ये अपना सोडियम बाइकार्बोनेट है। अपन इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर लेंगे, उस सॉल्यूशन से अलग कर लेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं यहां पर, है ना। From all the compounds NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट being sparingly soluble crystallizes out, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे। ठीक, ये अपना सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, उसको अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। अपन को सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए, अपन को सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, उसको आप हीट करो। हीट करोगे तो क्या होगा, Na2CO3 आपको मिल जाएगा, पानी उसमें से निकल जाएगा बाहर, और क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम कार्बोनेट जो वो मिल जाएगा। कहां से मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट से। ऐसे आपको सोडियम कार्बोनेट जो वो मिलता है, साथ में H2O CO2 ये निकल जाती है। ठीक है, क्या किया अपन ने, पानी लिया, पानी में नमक घोला, उसमें क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, उसके अंदर CO2 पास करवाई, तो अपन को क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर अपन ने क्या किया, हीट दी। हीट देने के बाद में क्या बना अपने पास में, सोडियम कार्बोनेट अपन को मिल गया। चलो प्रॉपर्टीज की बात करें तो अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये पानी में जैसे ही डालेंगे, देखो सोडियम कार्बोनेट अपन ने बनाया है, सोडियम कार्बोनेट है, अगर उसको अपन पानी में डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और क्या बना लेगा वो, H2CO3 जो कि क्या है, वीक बेस है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो रिएक्ट विद डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड के साथ में Na2CO3 और HCl क्या डाइल्यूट एसिड है, इसके साथ में रिएक्शन की क्या बना लेगा, NaCl H2CO2 में बन जाएगा। चलो रिएक्ट विद हॉट मिल्क ऑफ लाइम, हॉट मिल्क ऑफ लाइम के साथ में भी Na2CO3 रिएक्ट कर लेता है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है तो रखनी है, इनके अंदर कोई समझने वाला है नहीं। फिर बात करेंगे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से भी पहले अपने NaCl पढ़ लिया। ठीक है, NaCl के बाद अपने कास्टिक सोडा पढ़ा। ठीक है, कास्टिक सोडा के बाद में अपने वॉशिंग सोडा पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपरेशन कैसे होती है भैया, पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं अपन। कहां पढ़ी, सोलवे प्रोसेस, अभी तो बताइए मैंने। सोलवे प्रोसेस के अंदर अपन ने सोडियम कार्बोनेट बनाया था। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना था, अभी दिखाता हूं, देखो अभी दिखाता हूं। ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट यहां बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट ही बना था। उसके बाद में अपन ने उसको हीट किया था, तब जाके सोडियम कार्बोनेट बना था। अब हीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को सोडियम बाइकार्बोनेट ही चाहिए, तो अपने सोडियम बाइकार्बोनेट अपने पास कहां से आ जाएगा, सोलवे प्रोसेस से आ जाएगा। कमर्शियल स्केल पर सोलवे प्रोसेस से ही बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस काम आते हैं, आपका हो गया इडली डोसा, इनके बनाने में काम आता है। केक वेक हो गया, इनके बनाने में बेकिंग सोडा यूज में लेते हैं। चलो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, आपकी जो इनो होती है उसके अंदर भी बेकिंग सोडा आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी पूछा गया है, जेई मेंस में भी पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन, तो ध्यान से सुन लेना। अपन को पता होना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी की स्टूडेंट है, तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सोडियम और पोटेशियम की। तो वो देख लो, Na+K+ पंप सुना है, सोडियम पोटेशियम पंप सुना है आपने, सेल के अंदर होता है, तो उसी की बात करेंगे ना। तो सोडियम पोटेशियम की जो है इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकली। Na+ आयंस रक्त प्लाज्मा, हो ये तो हिंदी में आ गया ना, बता देता हूँ मैं आपको। जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर क्या है, Na+ आयंस। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा या फिर जो इंटरस्टिशियल जो सेल फ्लूइड है उसके अंदर, जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इंटरस्टिशियल जो सेल फ्लूइड है या फिर जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होता है, Na+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। K+ आयन जो है ना, एक मिनट, यहाँ पर जो इसकी जो काम की बातें वो मैं सारी एक साइड में लिख देता हूँ। Na+ आयंस जो कहाँ होते हैं, आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल, और K+ आयंस कहाँ होते हैं, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल। ठीक है, तो आपको पूछे कि सोडियम कहाँ होते हैं, आउटसाइड सेल। ठीक है, सेल के बाहर, सेल के बाहर क्या, या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा या फिर ब्लड प्लाज्मा होगा, तो वहां पर आपको सोडियम मिलेगा। K+ कहाँ मिलेगा आपको, सेल के अंदर मिलेगा। अब पूछे आपको कि दोनों में से, सोडियम और पोटेशियम दोनों में से ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो बोल देना भैया पोटेशियम जो है वो बॉडी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला केटायन है। K+ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, केटायन है। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कर देता हूं, आपको दिक्कत ना हो। K+ जो है वो क्या है, K+ इज मोस्ट abundant cation found in cell fluid,
मिसाइल फ्लूइड, ठीक है। चलो ये अपन ने सारे जो एल्कली मेटल्स के जितने भी कंपाउंड्स थे वो अपन ने देख लिए हैं। अब बात करेंगे अपन किसकी, सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रुप क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इनको कहा जाता है। बिल्कुल भैया पता है एल्केलाइन मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एस ब्लॉक जो है उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप एक सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो फर्स्ट ग्रुप अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप के लेक्चर्स सारे देखे हैं तो सेकंड ग्रुप आपको बहुत ही मस्त समझ में आने वाला है। चलो स्टार्ट करें। चलो सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2। क्या है, NS2। वहां पर कितनी थी, फर्स्ट ग्रुप वालों के अंदर कितनी थी, NS1। कंपैरिजन ही चलेगा, बस अब कंपैरिजन ही चलने वाला है। वहां पर कितनी थी, NS1, यहां पर कितनी है, NS2, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स है सेकेंड ग्रुप के अंदर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। कार स्कूटर मांगेगा बाप राजी कभी नहीं होगा, बाप रोएगा ही, ठीक है। चलो यहां पर अपन रेडियम की बात ज्यादा नहीं करेंगे यार इसके अंदर, है ना। वहां पर अपन किसकी बात नहीं करी, फर्स्ट ग्रुप के अंदर अपन ने बात नहीं करी थी किसकी, फ्रेंशियम की बात नहीं करी थी। क्यों, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव था। इसकी भी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री जो है वो अपन को ज्यादा पता नहीं है, सीधी सी बात है ना, और अपने लेवल पर तो पता नहीं है, इसलिए अपन रेडियम को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या भैया, NS2। N की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। बाकी ये सबकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबके अंदर दो दो ही हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके अंदर क्या है, दो हैं। ऑल आर ग्रेइश व्हाइट, जितने भी ये आपके सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, जितने भी हैं इन सब कैसे हैं, ग्रेइश व्हाइट कलर की, इनका रंग कैसा है, ग्रेइश व्हाइट है, ठीक है। दीज मेटल्स आर हार्डर देन एल्कली मेटल्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि एल्कली मेटल से क्या चलेगा, कंपैरिजन चलेगा। तो एल्कली मेटल्स जो है फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं उनसे ये क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। एल्कली मेटल्स जो हैं उनके कंपैरिजन में ये तो क्या होता है, थोड़े से हार्ड होते हैं। ये बात तो पता ही अपन को है ना। तो डायामैग्नेटिक भी होते हैं, ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक भी होते हैं। चलो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे एटॉमिक साइज की, ये जनरल बातें मैंने आपको बता दी। अब एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉलर देन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से क्या होता है, छोटे होते हैं। या फर्स्ट ग्रुप से छोटे क्यों होते हैं, तो मैंने आपको जब केमिस्ट्री स्टार्ट की ना जब से, तब से बता रहा हूं, पीरियोडिक टेबल से बता रहा हूं कि जब भी अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो क्या होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले कहां होते हैं, लेफ्ट साइड में। यही तो आपकी पीरियोडिक टेबल है, यही तो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, फर्स्ट ग्रुप वाले, और यहां क्या है, सेकंड ग्रुप वाले, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले कहां पर है, लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, जो लेफ्ट में है उनकी सबसे ज्यादा होगी, और जो राइट में उनकी सबसे कम होगी। तो जैसे ही अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाने लग जाएंगे तो साइज कम होने लग जाएगी। लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट वाले, उसके जस्ट राइट में कौन है, सेकंड वाले। तो लेफ्ट से राइट की तरफ सेकंड वालों की तरफ जाएंगे तो साइज कम ही होगी। तो फर्स्ट ग्रुप वालों से तो इनकी साइज छोटी होती है। ये बात तो पता है भैया, ये बात तो पता है कि स्मॉलर देन फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप से तो छोटे होते हैं ये। साइज इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। भैया हमें ये तो पता लग गया कि इनकी साइज जो फर्स्ट ग्रुप से छोटी होती है, मान लिया फर्स्ट ग्रुप से छोटी होती है, लेकिन इनके खुद के ग्रुप के अंदर बताओ हमें, इनके खुद के ग्रुप के अंदर इनकी साइज का क्या मैटर है। तो मैंने कहा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, ये भी मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बता चुका हूं, और एस ब्लॉक, पी एस ब्लॉक, वो आपका केमिकल बॉन्डिंग सब के अंदर बता रहा हूं कि ग्रुप के अंदर जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप के अंदर जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होती है, साइज जो है वो इंक्रीज होती है। ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, बेरिलियम से जब अपन बेरियम की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, बेरिलियम टॉप पर, बेरियम सबसे नीचे, तो बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएंगे, बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। इन एस ब्लॉक, अब आपको पूछ ले क्वेश्चन में कि पूरे एस ब्लॉक के अंदर बताओ कि सबसे छोटा कौन है, तो आप बोल देना भैया कि बेरियम, बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम जो है वो सबसे छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि एस ब्लॉक वालों से, एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप से छोटा कौन है, सेकंड ग्रुप वाले छोटे हैं, और सेकंड ग्रुप में सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम सबसे छोटा है। तो पूरे एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक के अंदर सबसे छोटा कौन हो गया, बेरिलियम हो गया। नहीं समझ में आया, वापस बताता हूं। पूरे एस ब्लॉक के अंदर क्या है, दो ही तो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक है भैया। सबसे बड़ा कौन है इनमें, फर्स्ट ग्रुप वाले तो सबसे बड़े हैं, उनका तो छोटा होने का मतलब ही नहीं है, और सेकंड ग्रुप वाले जो है वो फर्स्ट ग्रुप वालों से छोटे हैं, ठीक है। मतलब सबसे छोटा जो है इन्हीं में से कोई होगा। अब सेकंड ग्रुप के अंदर सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम सबसे छोटा, क्योंकि वो सबसे टॉप पर है, तो वो छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया एस ब्लॉक के अंदर, बेरिलियम जो वो सबसे छोटा हो गया। बीई जो है वो स्मॉलेस्ट है। अब वो पूछते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा सेकंड ग्रुप में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप वाले से छोटे हैं।
सेकंड ग्रुप का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप वाले से छोटे हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप से ही कोई बड़ा निकलेगा। तो बड़ा फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन होता है? लिथियम थोड़ा ना होता है, लिथियम तो सबसे टॉप पर है, तो लिथियम तो सबसे छोटा हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप के अंदर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा कौन होता है? सीजियम, सीजियम सबसे बड़ा है। तो पूरे एस ब्लॉक की बात पूछे आपको, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? आपका बेरिलियम, और सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है? स्मॉलेस्ट, छोटा तो ये है ना, स्मॉलेस्ट बेरिलियम है, और बिगेस्ट कौन सा? आपका सीजियम है। चलो फिर बात करते हैं सॉफ्टनेस की, सॉफ्टनेस की बात कर लेते हैं। तो दीज मेटल्स आर स्लाइटली हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये जो सॉफ्टनेस की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप से ये थोड़े हार्ड होते हैं। सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है ना वो फर्स्ट ग्रुप वालों से हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? दीज मेटल्स आर स्लाइटली हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज, तो इनकी साइज छोटी विचारों की इसलिए हार्ड है थोड़े, ठीक है। एफसीसी और एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका, देखो ये एफसीसी ये क्या है, ये आपको समझ में आएगा सॉलिड स्टेट के अंदर, है ना, तो वो सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अभी याद रखो कि एफसीसी स्ट्रक्चर बनता है इनका ना। पैकिंग कैपेसिटी कितनी है? 74%, ये भी आपको सॉलिड स्टेट के अंदर समझ में आएगी। तो 74% इनकी क्या होती है? पैकिंग कैपेसिटी होती है। स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, मेटेलिक लिख दिया भाई, मेटेलिक आएगा, गलती हो गई राणा जी, मुझको माफ करना, ये लो भाई मेटेलिक। स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। देखो फर्स्ट ग्रुप वाले जो है उनकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। एक तो भाई ना मजा नहीं आया बॉन्ड बनने में, लेकिन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा तगड़ा, ठीक है, बॉन्ड क्या बनेगा? तगड़ा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रेंथ बढ़िया होगी बॉन्ड की, तो बढ़िया मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो भाई क्या होगा? इसकी क्या होगी? जो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे इस वजह से क्या इसकी हार्डनेस आएगी, इसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं आएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? सॉफ्टनेस का बवाल समझ में आया कि पहले जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट है कौन से? लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है, तो वो वाले जो एलिमेंट है उनसे ये क्या होते हैं? थोड़े से हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो इनकी साइज छोटी, फिर इनकी 74% पैकिंग कैपेसिटी है, एफसीसी स्ट्रक्चर बनता है, और इनके अंदर क्या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इनके मेटेलिक बॉन्ड है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो क्या है? वो मेटेलिक बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं, इसलिए क्या थोड़े से हार्ड है ये, ठीक है। फिर बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। एक मिनट दीजिए बाबू, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, तो मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तगड़ा बॉन्ड बनाएगा, तगड़ा बॉन्ड बनाएगा तो मेटेलिक बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है भैया? स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज, एक तो साइज छोटी, ऊपर से क्या 2 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल के अंदर, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका हाई होता है। फर्स्ट ग्रुप वालों से क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। सर जो सबसे छोटा होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, तो जो बेरिलियम वो सबसे छोटा है, तो बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और आपका जो बेरियम है, सॉरी ये उल्टा आएगा इसके अंदर भाई, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। बेरिलियम जो है वो उसकी सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, और जो मैग्नीशियम है उसका सबसे ज्यादा सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? बेरिलियम जो है उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और मैग्नीशियम जो है उसका सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये ऐसा क्यों आया? उल्टा सीधा कैसे आया है ये ऊपर नीचे कैसे आया भाई? कैल्शियम पहले आ गया, मैग्नीशियम बाद में चला गया है ना, ये सारा कैसे आया है? ये इनकी वैल्यूज होती हैं उस पर बेस्ड ये आया है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या बवाल है यार? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या बवाल है? तो मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप जब बताया था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसको बोलेंगे? कि कोई भी एलिमेंट जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, कोई भी एलिमेंट जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, जो जितना जल्दी निकालेगा वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी बाहर निकाल देगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। फर्स्ट ग्रुप के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बता चुका हूं सारी चीजें ना, तो वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं वो तो तैयार बैठे रहते हैं, कोई हमारे पास आए हमें बोले कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दो तो हम छोड़ दें, ठीक है, वो तो तैयार बैठे रहते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना। तो उनके कंपेयर में तो ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है। एक तो इनकी साइज छोटी है उस वजह से भी, ठीक है। तो देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉलर, इनकी एटॉमिक साइज छोटी है इनकी सेकंड ग्रुप वालों की, तो देन फर्स्ट ग्रुप से छोटी है, इस वजह से सो दीज आर लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप वालों से छोटे हैं क्योंकि
इनकी एटॉमिक साइज छोटी है, इस वजह से ये क्या है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है, साइज छोटी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं दे पाएंगे। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे पाते, इसलिए कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम Be to Be। ठीक है, मतलब बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि बेरियम की साइज बड़ी होती है बेरिलियम के कंपेयर में, तो बेरियम की साइज बड़ी होती है तो बेरियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। जो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकाल देगा वो क्या है, उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा। चलो फिर बात करेंगे फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट क्या वाला, ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको ऑलरेडी यार बता चुका हूं, वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। फ्लेम टेस्ट समझा चुका हूं, फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट वही मैंने आपको बताया, कैंडल जलाएंगे, कैंडल पर क्या थोड़ा नमक का पानी घोल के, ठीक है, अब इनके सोल्ट ले लेंगे, यहाँ पर क्या है इनके सोल्ट ले लेंगे, वहाँ पर अपन ने NaCl लिया था, यहाँ पर इनके कैल्शियम वगैरह इनके सोल्ट ले लेंगे, पानी के अंदर घोला, उस पर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, कलर दिखाई देगा। कलर दिखाई देगा, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर ऊपर जाते हैं और फिर वापस वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं तो एनर्जी निकालते हैं। उस एनर्जी को क्या है, वो विजिबल लाइट के रूप में आपको दिखती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहाँ पर, फर्स्ट ग्रुप जब पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इसलिए वही बातें रिपीट हो रही है ना। चलो, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो एटम्स हैं वो स्मॉल साइज होने के कारण उनके जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट ही नहीं हो पाते। ठीक है, आप कितनी भी इनको हीट दे दो वो एक्साइट ही नहीं होंगे। एक्साइट नहीं होंगे तो कोई वापस ऊपर नहीं जाएंगे तो वापस नीचे कहां से आएंगे, वहीं रहेंगे वो। ठीक है, एक्साइट नहीं होंगे तो इसलिए वो कलर नहीं देते हैं। कौन, फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देता, आपको पूछ लेगा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देता, तो बोल देना सब देते हैं भैया। और आपको पूछे कि सेकंड ग्रुप के अंदर फ्लेम टेस्ट कौन नहीं देता, तो बोल देना बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है उनकी छोटी साइज है, इस वजह से वो फ्लेम टेस्ट जो है वो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली, देखो ड्यू टू स्मॉल साइज के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में टाइटली बंधे हुए होते हैं। सो नॉट एक्साइटेड टू हायर लेवल, हायर लेवल पर एक्साइट नहीं होते क्योंकि वो टाइटली बंधे हुए हैं। हेंस नो फ्लेम टेस्ट, ये फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते हैं। बाकी ये देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते। इसके अलावा जो बच गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। कलर कैसा देते हैं भाई, कैल्शियम कैसा कलर देगा, ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम कैसा देगा, क्रिम्सन रेड, बेरियम कैसा देगा, एप्पल ग्रीन। ठीक है, तो मैं आपको बोलूं ये लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट ग्रुप के जो लेक्चर्स हैं वो 3 लेक्चर हैं वो जरूर देख कर आना, क्योंकि सारी चीजें मैं वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये वही चीजें सारी रिपीट हो रही हैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कैल्शियम कैसा कलर देता है, ब्रिक रेड कलर दिखाता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड और बेरिलियम एप्पल ग्रीन दिखाता है। ये सारी चीजें, ये कलर आपको याद होने चाहिए। चलो फिर बात करेंगे अपन रिएक्शन विद अमोनिया की। रिएक्शन विद अमोनिया, ये रिएक्शन भी आपने कहाँ देखी थी, फर्स्ट ग्रुप के अंदर देखी थी अपने ना, रिएक्शन विद अमोनिया जो है ये भी रिएक्शन अपन ने फर्स्ट ग्रुप के अंदर देखी थी, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग क्या होता है इसके अंदर, देखो रिएक्शन बता दूं मैं आपको। ये मेटल है, ठीक है, ये NH3 है आपका, और क्या बनाएगा, एक मेटल के साथ में NH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके साथ में NH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होती है जब NH3 के साथ में अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग आयन कंसेंट्रेशन रिएक्शन होती कैसे है, उसके लिए आपको यार फर्स्ट ग्रुप का जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, ऑन इंक्रीजिंग आयन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू ब्रोंज कलर। जब अपन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्रोंज कलर का हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन। अब बहुत सारे अपन मेटल आयन इसमें डालेंगे, बहुत सारे अपन अगर मेटल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। क्लस्टर की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रोंज कलर हो जाएगा, वरना तो ब्लू कलर ही बनता है लेकिन ब्रोंज कलर हो जाता है उसके बाद में। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम गिव्स ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम इलेक्ट्रॉन, है ना। ये अमोनिया के अंदर कैसा कलर का सॉल्यूशन देते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों कैसा देते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर स्मॉल इन साइज, ये छोटे होते साइज के अंदर, इस वजह से हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनके अंदर। सो डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। एक तो देखो मैग्नीशियम और जो बेरिलियम है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। दूसरी बात, ये अमोनिया के साथ में दोनों जो है वो रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि छोटी साइज है, इसलिए वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और लिक्विड अमोनिया के अंदर घुल नहीं पाते। ठीक है, और वही बात करें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये बेचारे देते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं और क्या है, जैसे अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। डार्क ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स फेड इफ इट अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज बिकॉज ऑफ मेटल अमाइड फॉर्मेशन। जो डार्क ब्लू सॉल्यूशन बनता है ना, उसको अगर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे, रख दोगे, तो वो कैसा फेड हो जाएगा, है ना, फीका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अमाइड का फॉर्मेशन होने लगता है ना। तो ये जो मैं आपको तरह रिएक्शन विद अमोनिया, ये आपको फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा, फर्स्ट ग्रुप का जो लेक्चर्स दिखे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्योंकि वहीं से सारी चीजें रिपीट हो रही है ना, इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी एक मेटल ले लिया आपने,
एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये कोई भी आपने एक मेटल लिया, मेटल पर आपने क्या डाला, लाइट डाली। जैसे आप लाइट डालोगे तो क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होंगे। लाइट डालोगे तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होंगे, एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मेटल लिया, मेटल पर आपने लाइट डाली। जैसे ही लाइट डालोगे तो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन। एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, एक्साइट होंगे। एक्साइट होकर वो इलेक्ट्रॉन जो वो बाहर निकल जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉल, हेंस आयनेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट ग्रुप। पहले ग्रुप से छोटे होते हैं, इसलिए पहले ग्रुप से इनकी आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालना इतना आसान नहीं है कि भाई आप लाइट डालो और वो एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं होगा कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली पकड़े हुए होते हैं कि छोटे साइज के कारण, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते। इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं दिखाते हैं। फिर बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ठीक है, थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे, उसके बाद में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तक पढ़ेंगे। रिएक्शन विद एयर अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ एसओपी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अब एसओपी क्या होती है, एसओपी क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी को शॉर्ट में एसओपी बोलते हैं। ठीक है, एस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भैया हमें नॉर्मल मतलब बता दो, हमें ये बहुत टेक्निकल हो गया है, इसका नॉर्मल मतलब बता दो। नॉर्मल मतलब ये है कि भाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन वाटर, पानी के अंदर जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे उसकी एसओपी की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। मैं सिंपल बोल रहा हूं कि जो एलिमेंट पानी के अंदर है ना, जो एलिमेंट पानी के अंदर जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा अपना, उसकी एसओपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। समझ में आ गई एसओपी क्या होती है? ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन वाटर। दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ एसओपी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अब इनकी साइज छोटी है यार, साइज छोटी तो पानी के अंदर डालोगे तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। इस वजह से इनकी एसओपी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो पहले ग्रुप वाले थे, फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, उनकी एसओपी की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, साइज बड़ी है, तो वो क्या पानी के अंदर जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन तो उनकी एसओपी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इनकी क्या है, साइज छोटी है बेचारों की, इसलिए पानी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ नहीं पाते, इस वजह से जो है इनकी एसओपी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ एसओपी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ठीक है, ये देख लो भैया, बेरिलियम की सबसे कम होती है क्योंकि सब साइज जो छोटी होती है ना, और ये जो रेडियम है, बेरिलियम जो है, रेडियम को छोड़ो, बेरियम जो है ये सबसे ज्यादा, इसकी एसओपी की जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। हाइड्रेशन एनर्जी, ये आपको ऑर्डर याद रख लेना है ना। हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पानी में डालने से पहले जितना छोटा होगा, पानी में डालने के बाद में उतना ही बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैडम का बच्चा आया, कोई भी टीचर का बच्चा आया क्लास में साथ में, जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा क्यूट होगा, चाहे वो ना हो क्यूट, लेकिन मैडम का बच्चा है तो वो क्यूट लगता है ना, टीचर का बच्चा तो वो क्यूट ही है। उसके चारों तरफ क्या हो जाएंगी, क्लास की जितनी भी लड़कियां सारी उसके चारों तरफ बैठ जाएंगी। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी आ गया वैसे बैठते हैं ना, तो वही है, जितना छोटा होगा बच्चा उतना ज़्यादा क्यूट होगा। क्यूट होगा तो सारे के सारे जो क्लास की लड़कियां हैं वो सारी की सारी उसके पास बैठेंगी। मानते हो बात? ठीक है, तो वैसा यहां पर होगा, केटाइन जितना ज्यादा छोटा होगा, केटाइन जितना ज्यादा छोटा, पानी में डालोगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके चिपक जाएंगे सारे। क्यूट है भाई, बहुत क्यूट आ गया, पानी वाले के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो H2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पागल हो जाएंगे, यार इतना छोटा केटाइन है, बहुत क्यूट है, सारे के सारे उसके चिपक जाएंगे तो पानी में डालने के बाद में वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सारे चिपक जाएंगे तो साइज बड़ी दिखेगी ना अपन को। तो सिंपल सी बात है, पानी में डालने से पहले जो केटाइन जितना छोटा होगा, पानी में डालने के बाद में वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। बता चुका हूं ये, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज हीट ऑफ हाइड्रेशन इज हाई। इनकी साइज छोटी है पहले ग्रुप वालों से, इसलिए इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। पानी में डालने के बाद में ये बड़े बड़े हो जाते हैं। तो Be+2 सबसे छोटा होगा, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। Ba+2 सबसे बड़ा होगा, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन एल्कली मेटल्स। जो पहले ग्रुप वाले उनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। तो एल्कली मेटल से तो ये कम रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों कम है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये थोड़े वीक है उनके कंपेयर में वीक है। क्यों कम है? क्योंकि उनकी एसओपी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए वो ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये थोड़े से कम रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी लूज नहीं कर पाते। ये इनका ऑर्डर है भैया, ये इनका ऑर्डर है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रखना है तो रखना है। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आपका बेरियम। ठीक है, ये जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता था अपना, तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलो इस लेक्चर में पढ़ेंगे यार, इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे क्या करेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर करते हैं ना।
चलो, ये जो फास्ट इसलिए करवाया क्योंकि ये करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपको पहले ग्रुप का आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये समझ में अच्छे से आया भी होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर देखने से पहले जिसने नहीं देखा, पहला जो ग्रुप का जो है, पहले जो फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है मैंने, उसके लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपको देख के आना चाहिए। उसको मैंने 3 लेक्चर के अंदर फर्स्ट ग्रुप करवाया है, ठीक है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से करवाया, ठीक है। तो उसको लेक्चर देख के उसके बाद भी आज वाला लेक्चर देखना, वरना पहले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।